हम लोग आज गांधी युग में चलते हैं। गांधी युग में हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा वो इस तरीके से चलेगा कि एक आंदोलन है असहयोग, और उसके बाद फिर दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा, और तीसरा है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। तो अभी क्लास आज लेट शुरू हुआ है। बेसिकली मुझे लग रहा था कि कल क्लास आया था कि 11:15 शुरू होगा, तो मैं उसी के अनुसार क्लास की तैयारी किया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मार्च तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1932 के बीच, 2 चरणों में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 45 के बीच ये चला है। अब आपको ये समझना है कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। हेडिंग देते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस हेडिंग के तहत जब हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटा है किरण, कुछ भी नहीं छूटा है। असहयोग आंदोलन का हेडिंग लेकर पढ़ेंगे तो हमें ये तो मालूम हो गया कि 1920-22 के बीच का ये आंदोलन है। कहां हुआ? तो पहला अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन है। और गांव में व्यापक प्रसार, गांव में व्यापक प्रसार। फिर आंदोलन में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो गांधी। संगठन कौन इसमें शामिल है? तो कांग्रेस एंड खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, कांग्रेस एंड खिलाफत कमेटी। और अन्य छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो गांधी के अधीन चला करते थे, चाहे अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन हो या खादी से संबंधित जो गांधी ने बनाई थी अपनी समितियां वो हो, लेकिन वो सब पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। मोटे तौर पर 2 संगठन, कांग्रेस एंड खिलाफत कमेटी। इसके अलावा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम क्या था? तो सरकार से अलगाव, सरकार से अलगाव, ब्रिटिश और सरकार, ब्रिटिश और सरकार से अलगाव, ब्रिटिश और सरकार से अलगाव। इसमें किस किस से अलगाव था? तो पदवियां, पदवियों का क्या, उसके बाद और क्या था? विधायिका का बहिष्कार, फिर न्यायपालिका का बहिष्कार, न्यायपालिका का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। और क्या था? सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। उसके बाद और क्या था? और था ब्रिटिश
विचारधारा का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार, ये एक तरीके से ओवरऑल कार्यक्रम आपको समझ में आता है। इसके अलावा कुछ देखें कि इसके अतिरिक्त कुछ सृजनात्मक उपाय भी थे, जैसे कि स्वदेशी नशा विरोध, अछूतोद्धार यानी अनटचेबिलिटी का निषेध किया जाएगा। स्वदेशी के तहत ही आप देखोगे कि एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाता था और दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाता था और दूसरी तरफ चरखा पर, राष्ट्रीय शिक्षा और चरखा, ये कुछ रचनात्मक कार्यक्रम हो गए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम ये थे। कार्यक्रम के बाद फिर कार्य प्रणाली की बात करें, कार्य प्रणाली तो धरना, जुलूस, और सार्वजनिक होली, वकीलों ने अदालत छोड़ा, विद्यार्थियों ने स्कूल एंड कॉलेज छोड़ा, आदि आदि। सामान्यतः यह वो आंदोलन था जिसमें कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। सामान्यतः ये वो आंदोलन था, सामान्यतः शब्द क्यों लिख रहा हूं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। सामान्यतः यह हुआ आंदोलन था जिसमें कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था, आंदोलन अहिंसात्मक था, लेकिन अगले चरण में अवज्ञा का विचार था। अगले चरण में इसके तहत अवज्ञा के आगमन का विचार था। इन द नेक्स्ट स्टेज द आइडिया ऑफ अवज्ञा वाज इनएविटेबल। तो कुल मिलाकर आपके सामने में अभी तक में यह कहानी स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी। अब हम देखेंगे कि इसका कारण क्या था। कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का कारण नंबर एक खिलाफत से उपजा मुस्लिम असंतोष का, ये बस इतना ही, खिलाफत से उपजा मुस्लिम असंतोष। इसमें लिख लीजिए, इसमें भाषा में लिखा देता हूं, देखिए। पैगंबर के बाद मुसलमानों का सर्वोपरि नेता
खलीफा को माना जाता था। पैगंबर के बाद मुसलमानों का सर्वोपरि नेता खलीफा को माना जाता था। वही 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 धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही मामलों में प्रधान हुआ करता था। वही धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही मामलों में प्रधान हुआ करता था। आगे चलकर खलीफा का राजनीतिक महत्व कमजोर हो गया और अलग अलग देशों में 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 सुल्तानों का शासन आरंभ हुआ। अलग अलग देशों में सुल्तानों का शासन आरंभ हुआ। इसी क्रम में तुर्की के उस्मान वंशी तुर्की के उस्मान वंशी ओटोमन 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 उसका एंग्लिकन वर्जन हो गया। तुर्की के उस्मान वंशी माने ओटोमन वंशी सुल्तान ने अपने को खलीफा कहना भी शुरू कर दिया। इसलिए उसके साम्राज्य के बाहर के भी कई सारे मुसलमान उसे अपना धार्मिक नेता मानने लगे। वह सुल्तान प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। इसलिए कुछ अंग्रेज इसलिए कई मुसलमान ब्रिटिश विरोधी हो गए। युद्ध के अंत के बाद पेरिस पीस ट्रीटी के दौरान यह आशंका प्रबल हुई कि विजेता देश तुर्की का अधिकांश इलाका छीन लेंगे। जिसमें मक्का मदीना का इलाका भी शामिल है। जिसमें मक्का मदीना का इलाका भी शामिल है। इसीलिए बहुत सारे मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के विरोध में ब्रिटिश शासन के विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार के विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया। इनका प्रतिनिधिमंडल पेरिस भी गया था ताकि वो
इनका प्रतिनिधिमंडल पेरिस भी गया था ताकि वो इनका प्रतिनिधिमंडल पेरिस भी गया था ताकि वो इस पर ताकि वो इस पर रियायत की मांग कर सकें, इस पर रियायत की मांग कर सकें, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, 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 उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनको 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 गांधी ने गांधी ने सरकार पर दबाव डालने के लिए गांधी ने सरकार पर दबाव डालने के लिए असहयोग असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। खिलाफत कमेटी वालों ने गांधी की राय मानते हुए उनसे आग्रह किया कि खिलाफत कमेटी वालों ने गांधी की राय मानते हुए उनसे आग्रह किया कि वही वही इस आंदोलन का नेतृत्व करें, वही इस आंदोलन का नेतृत्व करें। इस तरह से देखें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत पहले खिलाफत कमेटी के नेता के रूप में ही गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी ने पहले खिलाफत कमेटी के नेता के रूप में ही किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी ने पहले खिलाफत कमेटी के नेता के रूप में ही किया था। लेकिन 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 जब लेकिन जब गांधी लेकिन जब नहीं लेकिन उसके बाद गांधी ने कांग्रेस को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार कर लिया। गांधी ने कांग्रेस को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद गांधी ने कांग्रेस को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार कर लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर कांग्रेस के मुड़ने का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर कांग्रेस के मुड़ने का कारण हम तीन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर एक, जालियांवाला बाग कांड। नंबर दो, सरकार की वादा खिलाफी। और नंबर तीन, राष्ट्रवाद की प्रबल पृष्ठभूमि। यानी कि स्वदेशी जैसा आंदोलन पहले हो चुका है जिसने कि स्वराज की मांग किया था, और सहयोग आंदोलन भी स्वराज की मांग करता हुआ शुरू हुआ है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं ना हो गई है कि जो इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो पृष्ठभूमि ही मौजूद है। ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आकांक्षा भी प्रबल हो गई कि मिलने वाला है, तब नहीं मिला, तो विरोध शुरू होता है और तब जालियांवाला बाग कांड हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कांग्रेस वाले क्यों मुड़े थे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। आंदोलन के असहयोगात्मक तरीके का कारण कि आखिर आंदोलन ने असहयोग का तरीका ही क्यों चुना, वाई नॉट एनी अदर मीन। तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि ब्रिटिश के विरोध में एक आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन का कारण क्या है, तो ठीक है, लेकिन तब ये भी देखना है कि
क्रांतिकारी उपाय तो नहीं हुआ है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा नहीं हुआ है ना, असहयोग आंदोलन ही क्यों हुआ? तब जाकर असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में आपकी चर्चा पूरी हो जाएगी। असहयोगात्मक तरीके से आंदोलन का कारण क्या है? तो एक यह कि स्वदेशी की पृष्ठभूमि, स्वदेशी की एक पृष्ठभूमि तो पहले से ही मौजूद है ना, एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है इसके पीछे कि जब हम 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों को पढ़ते हैं तो वो भी स्वदेशी का विकल्प सुझा रहे थे, और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मुड़ते हैं तो वो भी स्वदेशी का आंदोलन कर चुके थे, तो एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात यह है कि यह सत्याग्रह का आरंभिक चरण था। यानी कि इसके अंतर्गत सत्याग्रह की विचारधारा निहित है, और सत्याग्रह परिपक्व होगा तो सत्य के प्रति आग्रह का प्रदर्शन करते हुए कानून का भी उल्लंघन होगा, लेकिन वो अगले चरण में आएगा। पहले ही चरण में आक्रामकता हो और पूर्ण आक्रामकता हो ये जरूरी नहीं है, मतलब इब्तदा में इंतहा हो ये अनिवार्य तो नहीं ना, ये इब्तदा है, आरंभ है, इंतहा नहीं है। इंतहा 1942 में आती है, ठीक है। तो यह सत्याग्रह का आरंभिक चरण। इसके बाद यह कि कुछ रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम कुछ रचनात्मक कार्यक्रम आदि से अंत तक बने रहे, आदि से अंत तक बने रहे, जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण के लिए जरूरी था। राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए जरूरी था। राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए जरूरी था। तो अब आपके सामने मैं असहयोग आंदोलन के संबंधित सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और क्वेश्चन आपके सामने में इस टॉपिक पर यदि आएगा तो 3 तरह के आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। दूसरा क्वेश्चन आएगा असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तीसरा क्वेश्चन आएगा असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या था। 3 तरह के सवाल आएंगे। मैं सबसे पहला पॉइंट यदि कारण की बात करूं कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि असहयोग आंदोलन का एक कारण खिलाफत के मुद्दे से उपजा हुआ असंतोष था। खिलाफत माने खलीफा के विरुद्ध जो कार्रवाई होने की आशंका थी, उससे जो उपजा हुआ असंतोष था मुसलमानों के मन में, वह उनको ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर दिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वो तभी हो गए थे जबकि तुर्की का सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। तब यह विरोध और बढ़ गया जबकि इनको लगा कि जीत गए ब्रिटिश लोग अब तुर्की के सुल्तान का सारा इलाका छीनेंगे, और इसी क्रम में हमारा जो मूल धार्मिक प्रदेश है मक्का मदीना वो भी छीन, और वहां अब अंग्रेजों का शासन हो या यूरोपियन का शासन, तो उनका विरोध और बढ़ता है। उन्होंने अपने विरोध को दर्ज कराते हुए अपनी मांग रखा कि आप ऐसा न करिए, लेकिन इनकी मांगों के प्रति कोई सकारात्मक रवैया ब्रिटिश सरकार या प्रथम विश्व युद्ध के विजेता अन्य देशों ने नहीं अपनाया। तो इनके अंदर आक्रोश भी है और निराशा भी। इसी स्थिति में गांधी ने इनको सुझाव दिया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप उनके खिलाफ असहयोगात्मक आंदोलन करें। अब देखने लायक बात यह है कि खिलाफत कमेटी ने किस लिए आंदोलन में भागीदारी किया और गांधी ने किस लिए इनका सहयोग। एक अलग हेडिंग दीजिए, खिलाफत एवं गांधी। अब लिखिए, गांधी ने खिलाफत का गांधी ने खिलाफत का गांधी ने खिलाफत का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें इस रास्ते गांधी ने खिलाफत का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें इस रास्ते राष्ट्र निर्माण
राष्ट्र निर्माण और स्वराज की लड़ाई के मजबूत होने का भरोसा था। राष्ट्र निर्माण और स्वराज की लड़ाई के मजबूत होने का भरोसा था। राष्ट्र निर्माण और स्वराज की लड़ाई के मजबूत होने का भरोसा था। हालांकि हालांकि इस हालांकि मत दिमाग करिए, हालांकि नहीं। गांधी का तर्क गांधी का तर्क यह था गांधी का तर्क यह था कि इससे मुसलमान एवं हिंदू इससे मुसलमान एवं हिंदू की निकटता बढ़ेगी। मुसलमान और हिंदू की निकटता बढ़ेगी। मुसलमान और हिंदू की निकटता बढ़ेगी। हिंदू और मुसलमान के बीच अलगाव अलगाव आशंका और टकराव की जो आज की स्थिति है उसमें कमी आएगी। 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 मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाते हिंदू बहुमत के द्वारा दमन एवं भेदभाव का भय सता रहा है। दमन एवं भेदभाव का भय सता रहा है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार मुसलमानों की इस आशंका को और बल दे रही मुसलमानों की इस आशंका को और बल दे रही। लेकिन यदि हम मुसलमानों को यह बताएं यदि हम मुसलमानों को यह बताएं कि उनके लिए हिंदू संकट का कारण नहीं है बल्कि बल्कि उनके संकट में हिंदू उनका सहायक हो सकता है। तब आशंका घटेगी और आपसी भरोसा को बल मिलेगा एवं इसी से आशंका घटेगी, आपसी भरोसा को बल मिलेगा एवं इसी से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी।
अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इस संदर्भ में एक मत यह भी है, इस संदर्भ में एक मत यह भी है कि इस संदर्भ में एक मत यह भी है कि इससे इस्लामी बंधुत्व, इससे इस्लामी बंधुत्व को बल मिलेगा, इस्लामी बंधुत्व को बल मिलेगा जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो जाएगा, राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो जाएगा। इस्लामी बंधुत्व को बल मिलेगा जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान यदि खलीफा को अपनी आस्था का केंद्र मानेंगे, मुसलमान यदि खलीफा को आस्था का केंद्र मानेंगे, मुसलमान यदि खलीफा को आस्था का केंद्र मानेंगे तो इससे राष्ट्रीय एकता निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में जा सकती है। इससे राष्ट्रीय एकता निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण स्थिति में जा सकती है, चुनौतीपूर्ण स्थिति में जा सकती है। इसके विरोध में सोचने वाले विचारकों ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण, अपीजमेंट की पॉलिसी भी कहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी कहा है। और इसी पृष्ठभूमि में वीर दामोदर सावरकर इसी पृष्ठभूमि में वीर दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद का विचार दिया। गांधी के आलोचक यह भी कहते हैं कि इस आंदोलन ने अंततः गांधी के आलोचक यह भी कहते हैं कि इस आंदोलन ने अंततः फाइनली मुसलमानों की दृष्टि में भी गांधी और कांग्रेस को बदनाम किया। क्योंकि गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया, गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया, तो गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया तो गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया तो गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया तो क्या हुआ? गांधी ने जब चौरी चौरा के बाद आंदोलन की वापसी किया तो खिलाफत कमेटी वालों ने
गांधी पर मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। गांधी पर मुसलमानों से छल करने का आरोप लगाया और कहा कि गांधी ने अपने उद्देश्य के लिए मुसलमानों का उपयोग किया। गांधी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुसलमानों का उपयोग किया। कुछ विचारक यह आरोप भी लगाते हैं कुछ विचारक यह आरोप भी लगाते हैं कुछ विचारक यह आरोप भी लगाते हैं कि इससे मुस्लिम समाज के अंदर इससे मुस्लिम समाज के अंदर परंपरावादी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। परंपरावादी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। परंपरावादी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। जो भी हो जो भी हो जो भी हो जो भी हो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि whatsoever it is, it can be said in conclusion that निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना और उसके साथ कांग्रेस को जोड़ना एक तरीके का दोधारी तलवार था। दोधारी तलवार था जिसमें 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 सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की संभावनाएं थी। जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की संभावनाएं थी। बोथ द पॉसिबिलिटीज वेयर देयर। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की संभावनाएं थी और इन दोनों की अभिव्यक्ति भी आंदोलन और उसके बाद के कालों में हुई। और इन दोनों की अभिव्यक्ति भी आंदोलन और उसके बाद के कालों में हुई। आंदोलन और उसके बाद के कालों में हुई। हालांकि अंततः इतना जरूर कह सकते हैं कि हालांकि अंततः इतना जरूर कह सकते हैं कि अंततः इतना जरूर कह सकते हैं कि हालांकि अंततः इतना जरूर कह सकते हैं कि इस आंदोलन में इस आंदोलन से गांधी की जो उम्मीदें थी इस आंदोलन से गांधी की जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हुई। इस आंदोलन से गांधी की जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हुई। असहयोग आंदोलन में तो मुसलमानों की भागीदारी बड़े पैमाने पर हुई। असहयोग आंदोलन में तो मुसलमानों की भागीदारी बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में इनकी भागीदारी कम हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनकी भागीदारी कम हुई, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि गांधी हिंदू और मुसलमान की एकता स्थापित करने की अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे। गांधी हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित करने की अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे। अब मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय पर आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी बात तो बता चुका हूं। आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि खलीफा कौन होता है। मुसलमान मानते हैं कि खुदा एक है, वही सर्वशक्तिमान है, और उसके बाद दूसरा दर्जा आता है पैगंबर साहब का, क्योंकि उन्होंने ही खुदा का संदेश संसार को बताया था। इसीलिए वो पैगंबर कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुदा का पैगाम दुनिया को सुनाया था। पैगाम माने मैसेज। अब पैगंबर साहब जब संसार से विदा होने वाले थे तो उनसे ये पूछा